नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर। इससे प्रीवियस वीडियो हमने प्लेटो की चर्चा की, प्लेटो को समझा, उसके न्याय को समझा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हम प्लेटो के एक शिष्य की चर्चा करेंगे और उनका नाम है अरस्तु। अरस्तु अपने आप में ही बहुत बड़ा नाम है, हालांकि नए प्लेटो के नाम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी प्लेटो के चूँकि यह शिष्य रहे हैं तो प्लेटो की चर्चा यहाँ पे आ जाती है। प्लेटो की एक शिक्षण संस्थान थी अकादमी नामक, जिसमें शिष्य रहे थे अरस्तु, और अकेडमी के मस्तिष्क भी कहलाए। बाद में उन्होंने अपनी खुद की एक शिक्षण संस्थान खोली लीसियम नाम की। तो एक व्यापक राजनीतिक विचार अरस्तु द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। उनमें से ही एक विचार पीछे लिखा हुआ है, देखते हैं। अरस्तु कहते हैं कि व्यक्ति जो है वह स्वाभाविक रूप से सामाजिक और राजनीतिक प्राणी होता है। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर जो अरस्तु हैं वह व्यक्ति के बारे में क्या विचार अपने रखते हैं, क्यों व्यक्ति को एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी कहा है, सामाजिक क्या होता है, राजनीतिक क्या होता है, इनकी चर्चा हम थोड़ा सा आज समझेंगे। इसकी एक अवधारणात्मक समझ विकसित करेंगे। जल्दबाजी की कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं करेंगे हम कि इसे जल्दी जल्दी कंप्लीट करें, क्योंकि अगर हम एक बार इसको समझ के अवधारणात्मक समझ अपने अंदर विकसित कर लेते हैं तो फिर हमें चीज़ों को रटना नहीं पड़ता। रटी हुई चीज़ों पर कन्फ्यूजन होता है जब हम एग्जाम में देने बैठते हैं और वहाँ पर अगर आपको लिखा आता है कि निम्नलिखित में से किसने व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से सामाजिक और राजनीतिक प्राणी कहा है, तो अगर आप रट के जाएंगे तो आप वहाँ कन्फ्यूज होने के चांस हैं। लेकिन अगर आप समझ के जाएंगे तो आपके माइंड में एकदम से वो सेट हो जाएगी कि यह जो थिंकिंग है वह किस थिंकर की है। तो देखिए, दो शब्द हैं हमारे पास, एक है सामाजिक और दूसरा है राजनीतिक। सबसे पहले सामाजिक की चर्चा की जाए। इनिशियल स्टेज से चलूँगा मैं, बिल्कुल बेस से लेकर समाज क्या होता है। इससे पहले एक वीडियो थी जिसमें हमने राजनीतिक सामाजिकरण की बात की थी, वहाँ पर हमने समाज पर काफ़ी विस्तृत चर्चा की थी। नहीं देखी है तो आपने जाकर देख सकते हैं। यहाँ भी एक छोटी संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक इमेजिनरी दुनिया में जाने के लिए मैं 1 मिनट के लिए आपसे कहूँगा, एक ऐसी कल्पना कीजिए जहाँ अपने आप को ही रख लीजिए कि मैं अकेला हूँ और कोई नहीं है पूरे दुनिया में। मेरे तो कितना अच्छा होगा, खुश होइए। आपके संसाधनों को डिवाइड करने वाला कोई नहीं है, सब कुछ आपका है। इस दुनिया में प्रेजेंट जितने भी संसाधन हैं उन पर आपका ही अधिकार है, क्योंकि कोई और उनको डिवाइड करने वाला है ही नहीं। और पूरी संसाधनों की तो लड़ाई है। सब लोग अगर कन्फ्लिक्ट हैं व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में, तो संसाधनों को लेके हैं, और इन संसाधनों को ही बंटवारे के लिए हमें सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। संसाधनों का उसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इन चीज़ों के लिए ही तो सब कुछ है। तो जब अकेला ही एक व्यक्ति रहेगा तो संसाधन सब कुछ उसके रहेंगे, तो उसे तो खुश होना चाहिए। लेकिन नहीं, क्या वह आप ऐसी लाइफ को जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। इसलिए व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है समाज की, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर सकता, उसे समाज की आवश्यकता पड़ेगी। अगर एक बच्चे को बड़ा होना है तो माता पिता की आवश्यकता पड़ेगी, उनका सहारा लेना पड़ेगा। एक छात्र को अगर अपनी शिक्षा ग्रहण करनी है तो उसे एक शिक्षक का सहारा लेना पड़ेगा। एक बीमार व्यक्ति को अगर सही होना है, सही एक स्वस्थ जीवन जीना है, तो उसे एक चिकित्सक की सहायता लेनी पड़ेगी। तो हम अपने जीवन को समाज में रहकर ही एक खुशनुमा जीवन, एक अच्छा, एक विवेकपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो समाज की उपयोगिता समझ में आई आपको कि आखिर एक व्यक्ति को समाज क्यों चाहिए, उसने इस समाज को क्रिएट क्यों किया है? क्योंकि वह अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता, उसे समाज का सहारा लेना पड़ेगा, व्यक्तियों का सहारा लेना पड़ेगा। तो एक चीज़ तो प्रूफ हो गई कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि वह समाज में ही सर्वाइव कर सकता है। अब दूसरी चीज़ है, व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, समाज की जरूरत पड़ी क्योंकि व्यक्ति अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता और अकेला नहीं रह सकता, तो फिर राजनीति की जरूरत क्यों पड़ी? राजनीतिक प्राणी क्यों है व्यक्ति? दूसरा सवाल ये उठता है। अब राजनीतिक प्राणी इसलिए है व्यक्ति क्योंकि समाज में जब वो रहेगा तो सिर्फ यह कोई ऐसा आदर्श समाज नहीं है, गांधी का राम राज्य नहीं है। गांधी जी ने जिस राम राज्य की कल्पना की थी वह नहीं है ये, वह एक आदर्श था। उस आदर्श को धरती पे उतारना संभव शायद नहीं है। कल्पनाओं में है, सोच सकते हैं ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में क्या है
हम पढ़ते हैं ना पॉलिटिकल थ्योरी में, क्या होना चाहिए और क्या है, डिफरेंस होता है दोनों में। यथार्थवादी सोच और अरस्तु ने और प्लेटो में अगर आप देखेंगे बेसिक डिफरेंस, पिछली वीडियो में भी हमने चर्चा की, यही है कि अरस्तु यथार्थवादी हैं और प्लेटो आदर्शवादी हैं। प्लेटो तो कल्पना लोक में जीते हैं, लेकिन अरस्तु ने यथार्थ के धरातल पर अपने विचारों को उतारने का प्रयास किया है। तो अरस्तु कहते हैं कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है, क्योंकि समाज में रहकर व्यक्ति और व्यक्ति में संसाधनों को लेकर, चाहे अपने कर्तव्यों को, अधिकारों को लेकर कन्फ्लिक्ट होते हैं, विवाद होते हैं, और अगर इन विवादों को सुलझाने के लिए हम किसी संस्था का निर्माण नहीं करेंगे, नियम का निर्माण नहीं करेंगे, कानूनों का निर्माण नहीं करेंगे, कुछ ऐसी रेगुलेटरी जो नियामक संस्थाएं होती हैं, बॉडीज होती हैं, उनको नहीं बनाएंगे, तो व्यक्ति एक अराजकता के गर्त में चला जाएगा। और जिस अराजकता के गर्त से वह निकलकर उसने एक सभ्य समाज की रचना की है, वापस वहीं चला जाएगा। जंगल राज सुना है, मत्स्य न्याय सुना है, जहाँ बड़ी मछली छोटी मछली को बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, यही तो मत्स्य न्याय होता था। तो इन सभी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, एक सुखपूर्ण शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए व्यक्ति ने समाज की रचना की। तो समाज में रहकर उसे कुछ नियम कानून के लिए भी संस्थाएं बनानी होंगी। अब इन संस्थाओं को सिर्फ बनाना काफ़ी नहीं है, इन संस्थाओं के द्वारा बनाए गए नियमों को मान्यता भी व्यक्ति को देनी होगी, जिसे हम लेजिटिमेसी कहते हैं, वैधता कहते हैं। जब हम वैधता को पढ़ेंगे तो इस पर और ज़्यादा विस्तृत चर्चा करेंगे। वैधता बेसिकली यही होती है कि जो हमारे नियम हैं, कानून हैं, संस्थाएं हैं, उनके प्रति हम उनके जो भी वो नियम बनाए उनको हम मानें, फॉलो करें। अगर उनके प्रति आस्था रखें तो हम उन्हें वैधता प्रदान कर रहे हैं। अगर वैधता प्रदान नहीं करेंगे तो फिर उनका कोई महत्व नहीं रह जाता, फिर उन्हें बनाना ना बनाना एक कहते हैं कि व्यर्थ है। कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम मानते हैं, इसीलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन की एक इतनी वैल्यू है। अगर नहीं मानेंगे तो कागज़ के पन्नों के अलावा क्या है वो। तो इसलिए अगर हमें एक शांतिपूर्ण सुखपूर्ण जीवन जीना है तो हमें एक राजनीतिक प्राणी बनना पड़ेगा। तो व्यक्ति का जो स्वभाव है वह सामाजिक भी है, राजनीतिक भी है। सामाजिक क्यों है वो हमने देख लिया, राजनीतिक क्यों है वह भी हमने देख लिया। तो एक कोटेशन आपके आई होप बिल्कुल माइंड में फिट हो गई होगी कि व्यक्ति का जो सामाजिक और राजनीतिक स्वभाव है वह क्यों है, और क्यों अरस्तु ने व्यक्ति को राजनीतिक और सामाजिक प्राणी के रूप में दर्शाया है। दूसरा एक अरस्तु जो महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं, अरस्तु ने कहा है कि जो व्यक्ति है वह राज्य में रहकर ही अपने एक सर्वोच्चता को प्राप्त कर सकता है, अपने एक जो सुखपूर्ण जीवन है उसको व्यतीत कर सकता है राज्य में रहकर ही। ये मतलब राज्य में ही वह अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। ऐसा क्यों कहा है, राज्य ऐसा क्या करता है भाई हमारे लिए? देखिए, अभी हमने कुछ संस्थाओं की चर्चा की थी, उन संस्थाओं में से एक संस्था राज्य भी है, और राज्य को सर्वोच्च संस्था कहा है अरस्तु ने। यह सर्वोच्च संस्था है जिसमें रहकर ही व्यक्ति सारी चीज़ों को प्राप्त करता है। राज्य के महत्व को बहुत विस्तृत तरीके से दर्शाया है। हम यहाँ राज्य और व्यक्ति के अगर संबंधों को देखें तो एक व्यक्ति जब किसी कॉन्फ्लिक्ट का सामना करता है, किसी कोई व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति से अगर संसाधनों के वितरण के लिए लड़ता है, कहता है कि अगर कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि मुझे संसाधन ज़्यादा मिलने चाहिए क्योंकि मेरे पास मसल पावर ज़्यादा है या मेरे पास धन की पावर ज़्यादा है, जो भी पावर दिखाना चाहे और दूसरे को एक डोमिनेंट कंडीशन में लाना चाहे, तो कौन आगे आता है? राज्य आगे आता है, और राज्य के बनाए गए नियम कानून आगे आते हैं। उन नियम और कानूनों को बाध्यकारी रूप से राज्य लागू करता है, व्यक्ति को वह मानने होते हैं, और अगर नहीं मानते हैं तो उन्हें पे दंडात्मक कार्रवाई भी करने का राज्य को अधिकार है। तो ये एक सिस्टम है जो राज्य के द्वारा बनाया गया है। और अगर इन संस्थाओं को हटा लें, मानो हमें तो नहीं चाहिए राज्य, हटा लो राज्य को, तो क्या होगा? वही होगा, अराजकता की स्थिति आएगी, मत्स्य न्याय आएगा, हर कोई अपने अपने तरीके से डिफाइन करेगा रूल्स को, रेगुलेशंस को, हर व्यक्ति की अपनी एक अलग परिभाषा होगी। तो फिर व्यक्ति वहीं उसी कंडीशन में पहुंच जाएगा जिस कंडीशन से वह निकलना चाहता था। तो अरस्तु के व्यक्ति के बारे में क्या विचार थे, इनको हमने देखा। राज्य को सर्वोच्च संस्था माना,
इसको हमने देखा। अब हम अरस्तु के आगे आने वाले वीडियोज में न्याय की चर्चा करेंगे कि अरस्तु आखिर न्याय के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि इसी वीडियो में चर्चा करेंगे तो अरस्तु क्या है कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा विस्तृत एक अपने आप में दर्शन रखते हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम अरस्तु के न्याय की चर्चा करेंगे। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी इसमें लगा हो कि वीडियो अच्छी है या फिर वीडियो में जो कहा गया है वह थोड़ा सा हमारे नॉलेज में भले ही 1% योगदान क्यों ना दे, थोड़ा बहुत योगदान देता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर रेगुलर रूप से वीडियो ऐड होते आ रहे हैं और ऐड होते रहेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।